हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम रिवाइज करेंगे जीएसटी का एक और चैप्टर जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये भी फाइनल और इंटर दोनों के लिए रेलेवेंट है। दोनों के अंदर ये कंटेंट कॉमन है, राइट? लेकिन इस चैप्टर से पहले आपको इनवॉइस के प्रोविजंस पता होने चाहिए कि गुड्स के सप्लाई में और सर्विसेज के सप्लाई में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है, और कंटिन्यूस सप्लाई के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। अगर आपको वो प्रोविजंस पता है तो यू कैन गो अहेड विद दिस चैप्टर। अदरवाइज आई विल एडवाइज यू कि आप पहले इनवॉइस के प्रोविजंस को रिवाइज करिए, उसके बाद इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। स्टार्ट हम करेंगे सर सेक्शन नंबर 12 से, जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके अंदर फर्स्ट केस है सर फॉरवर्ड चार्ज का। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है कि सर अगर गवर्नमेंट को टैक्स सप्लायर पे कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। गवर्नमेंट को टैक्स रेसिपिएंट पे कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? रिवर्स चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। कि इनवॉइस की तारीख क्या है, और या फिर ऐसी लास्ट तारीख जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, उन दोनों का अर्लियर क्या बन जाएगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 है 15 जुलाई, लेकिन हमने इनवॉइस इशू करा सर 20 जुलाई को, तो दोनों का अर्लियर क्या है? 15 जुलाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? 15 जुलाई, राइट? आगे देखो सर, यहाँ पे है ना, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, सिर्फ ये दोनों पैरामीटर्स हमने देखे हैं। क्या हमने एडवांस या फिर पेमेंट पेमेंट को कंसीडर करा है? हमने पेमेंट को कंसीडर नहीं करा इन फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्यों नहीं करा? क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, ये नंबर याद रखने का है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज देर इज नो जीएसटी ऑन रेसिप्ट ऑफ एडवांस। मतलब गुड्स के केस में पेमेंट पे जीएसटी नहीं आएगा, राइट? आगे चलते हैं, रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज में ना हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेसिपिएंट टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट, राइट? 3 पैरामीटर अपने पास है कि रेसिपिएंट को किस दिन गुड्स रिसीव हुए, या फिर रेसिपिएंट ने किस दिन पेमेंट करी, डेट ऑफ पेमेंट मेड, या फिर 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। इन दोनों का क्या होगा सर? इन तीनों का अर्लियर, कि किस दिन रेसिपिएंट को गुड्स मिले, किस दिन उसने पेमेंट करी, और या फिर 31st डे फ्रॉम डे ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, राइट? अगर इन 3 पैरामीटर से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पॉसिबल ना हो, देखिए, if it is not possible to determine time of supply through above parameters, then time of supply will be date of receipt of goods as recorded in the books of recipient। कि गुड्स कब रिसीव हुए हैं, जो एंट्री रेसिपिएंट ने अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी होगी, उस एंट्री की डेट ही हमारी क्या बन जाएगी? डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, राइट? आगे चलते हैं। आगे अपने पास आता है सर सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 के अंदर क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसमें भी 2 केस आएंगे, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, जैसे गुड्स के अंदर देखे थे। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर क्या देखना है कि इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम या फिर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम। ये पता कैसे लगेगा सर? वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस के प्रोविजंस अगर आपको पता होंगे तो उसी से आप डिसाइड कर सकते हो कि इनवॉइस टाइम पे है या फिर इनवॉइस टाइम पे नहीं है। अगर इनवॉइस टाइम पे है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे देखो पेमेंट रिसीव लिखा है क्योंकि हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज में अगर इनवॉइस टाइम पे है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे खास बात देखिए क्या है, अगर इनवॉइस टाइम पे था तो डेट ऑफ इनवॉइस रेलेवेंट थी, अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं था तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कोई काम नहीं आएगी, तो डायरेक्टली हम किस पे आ जाएंगे? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। अब देखो
कि गुड्स के केस में जब फॉरवर्ड चार्ज में हमने टाइम ऑफ सप्लाई देखा था, वहाँ पे पेमेंट कंसीडर नहीं किया था, एडवांस पे जीएसटी नहीं आया था, लेकिन सर्विसेज में पेमेंट कंसीडर कर रहे हैं, मतलब पेमेंट पे जीएसटी आएगा, राइट। तो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इफ़ पेमेंट इज रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस वैल्यू, कि सपोज इनवॉइस वैल्यू है 20,000, लेकिन सप्लायर को अमाउंट रिसीव हुई है रेसिपिएंट से 21,000, एक्सेस है। एक्सेस कितना? अप टू ₹1,000। तो सप्लायर के पास ऑप्शन है टू चूज डेट ऑफ इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस एज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एक्सेस वैल्यू, कि भाई इनवॉइस आपने 20,000 का बनाया, अमाउंट आपको रिसीव होगी 21,000 की, तो 20,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो आ चुका। जो ये एक्सेस 1,000 है ना, सप्लायर क्या करेगा, ऑप्शन है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब मान ले, जब इस 1,000 के रिस्पेक्ट में इनवॉइस इशू होगा, राइट। अब आगे वही सेम पॉइंट जो हमने पहले देखा था गुड्स के आरसीए में, कि अगर अबव पैरामीटर से हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन ना कर पाए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज एज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। करेक्ट है सर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास केस आता है रिवर्स चार्ज का। जैसे गुड्स के रिवर्स चार्ज में हमने 3 पैरामीटर देखे थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पैरामीटर। कितने पैरामीटर है? 2। कौन कौन सा? डेट ऑफ पेमेंट मेड और 61st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। हम पेमेंट मेड वहाँ लिखते हैं जहाँ पे हम रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हो, और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड वहाँ लिखते हैं जहाँ हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो। तो रिवर्स चार्ज में रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट मेड और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट बाय सप्लायर, कि जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसका 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद रखना गुड्स के केस में यहाँ पे कौन सा डे था सर? 31st, ठीक है। अगर अबव पैरामीटर से सेम वही पॉइंट, अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज एज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, राइट। आगे चलिए सर, एक स्पेशल केस आता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अब ये सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है? ये फाइनल के अंदर जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे मीनिंग आएगा एसोसिएट एंटरप्राइज का। इसको समझने के लिए एक बार ये मान लो कोई पर्सन जो आपसे किसी तरीके से रिलेटेड हो, ठीक है, उससे आपने क्या करा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आपने पेमेंट करी, डेट ऑफ पेमेंट मेड और डेट ऑफ एंट्री इन ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। जिस दिन आपने पेमेंट करी या फिर जिस दिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर्विसेज को रिकॉर्ड किया, उन दोनों का अर्लियर जो है वो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट है। आगे चलते हैं सर। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है सर कुछ कॉमन प्रोविजंस जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई सर्विसेज दोनों के लिए रेलेवेंट है। क्या है सर इस कॉमन प्रोविजन में, कि सप्लाई ऑफ वाउचर जो है, तो सर चाहे गुड्स के लिए वाउचर इशू कराओ या सर्विसेज के लिए, राइट, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, अपने को देखना पड़ेगा कि जो वाउचर इशू किया है क्या उस वाउचर से रिलेटेड सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, या फिर जो सप्लाई है वाउचर से रिलेटेड वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने पहले ही फिक्स कर रखा है कि इस वाउचर के बदले आप सिर्फ शर्ट्स ले सकते हो, तो सप्लाई क्या होगी सर, आइडेंटिफाइबल। हमने ऐसा बोल दिया उसको कि ये वाउचर के बदले आप कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हो, आप गारमेंट्स भी बाय कर सकते हो, कोई ई टेबल्स भी आप बाय कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट भी आप बाय कर सकते हो, तो वो क्या होगा सर, सप्लाई इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। तो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर क्या होगा सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। लेकिन अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, राइट सर। आगे चलते हैं। आगे है सर आईपीएल, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस पे करना पड़ा है रेसिपेंट को फॉर डिलेड पेमेंट, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द सेम, जिस दिन सप्लायर को वो चीज़ें क्या हुई, रिसीव, राइट। सपोज सप्लायर ने वेव ऑफ कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब उसको इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हुआ, क्या जीएसटी आएगा इंटरेस्ट पे? नहीं, उस केस में जीएसटी इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आएगा, राइट। आगे देखिए रेसिडुअल केसेस नॉट मच रेलेवेंट, फिर पेपर देख लेते हैं कि जितने भी केसेस ऊपर कवर हो चुके हैं ना, फॉरवर्ड चार्ज के, रिवर्स चार्ज के, वाउचर्स के और आईपीएल फॉर डिलेड पेमेंट, इनके अलावा कोई और केस है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा।
अगर कोई पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रही है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं हो रही तो डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, सिंपल। आगे सर जहाँ पे भी पेमेंट मेड लिखा था, पेमेंट मेड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सर, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कहेंगे कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन बुक्स और डेट ऑफ डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों डेट्स का क्या लेना है सर, अर्लियर लेना है। जहाँ पे भी पेमेंट रिसीव लिखा था, पेमेंट रिसीव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा सर, पेमेंट रिसीव हो रही है सप्लायर को, तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हम क्या लेंगे, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन बुक्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब बुक्स के अंदर एंट्री या बैंक से डेबिट क्रेडिट, दोनों का क्या लेना होता है, अर्लियर लेना होता है पेमेंट के अंदर, राइट। आगे देखिए सर, एक सर्कुलर और है जो May 25 के लिए रेलेवेंट है, वो और कवर कर लेते हैं। सर्कुलर किस चीज़ का है सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, NHAI ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एक काम दिया कि आप एक हाईवे को कंस्ट्रक्ट करोगे और इसको मेंटेन भी करोगे, मतलब दो चीज़ें इन्वॉल्व होगी, कंस्ट्रक्शन भी है, मेंटेनेंस भी है, ठीक है। सपोज उसने 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया और आगे 15 साल तक उसको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी सर, 16 ईयर्स, राइट। सर जो ये सप्लाई हो रही है ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलते थे सर, जिसके अंदर ड्यूरेशन कितनी हो, 3 मंथ से ज़्यादा की। सर ये तो ईयर्स के अंदर होते हैं, 15-16 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये तो क्या बनेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बन गया। तो सर इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में कैसे देखते थे कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, वो देखना पड़ेगा। तो सर वही देखेंगे यहाँ पे भी कि इनवॉइस अगर इशू हुआ है और ऑन बिफोर स्पेसिफाइड डेट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस किसको मानते हैं, क्योंकि सर उसमें तो सर्विसेज लगातार प्रोवाइड की जा रही है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या होगा सर, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को ही हम क्या मान लेते हैं, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, राइट। एक पॉइंट और है इस सर्कुलर में कि अब देखो इसके अंदर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करेगी वो एक साथ पेमेंट नहीं करेगी, उसकी पेमेंट एनविटीज़ के अंदर आएगी, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है। तो जो अपने को अभी पेमेंट मिल रही है उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन जो अपने को फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होगा। तो सर क्या वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, हाँ जी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स रिलीज्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी। इसी के साथ लगभग 13 मिनट के अंदर हमने जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है वो पूरा रिवाइज कर लिया है। आप इसको एक बार खुद रिवाइज करेंगे, दोबारा से खुद से नोट से आप एक बार रिवाइज करेंगे, मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे एंड दैट्स इट। ये चैप्टर आप इजीली 30 मिनट्स के अंदर फिनिश कर सकते हो और बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर एग्जाम में आता है तो बहुत ईजिली यू कैन स्कोर मार्क्स इन द क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। So right, thank you all and have a nice day.